हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में दोस्तों न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी संपादकीय होते हैं, चाहे जनसत्ता का हो चाहे दैनिक जागरण का हो, उसके बारे में मैं सुबह अपने वीडियो में डिस्कस करता हूं, चीज़ों पे विचार विमर्श करता हूं। और जितने लोग भी हैं, चाहे यूपीएससी के स्टूडेंट हों, चाहे यूपी पीसीएस के हों, या अन्य राज्यों के पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हों, या फिर अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, कृपया वो हमारे यहाँ जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीएस स्टडी 94 के नाम से बनाया गया है, वहाँ पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ, यदि आप डेली इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके अंदर जो नई चेतना का विकास होगा ठीक इसी तरह होगा। आप लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। किसी योजना परियोजना की वास्तविकता उस एजेंसी, सरकार, व्यक्ति के सामने आप रख सकते हैं। किसी की जिज्ञासाओं को आप शांत कर सकते हैं। तो जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग सदा ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। पर मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये जो प्रेम है, महिलाएं ज़्यादा खासकर चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रही हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भैया पुरुषों, आप लोग कहाँ हैं? मतलब आपके अंदर इतना एटीट्यूड ना लाएं, कम से कम इस लेख से संबंधित ही कुछ भी बोल दिया करिए, अच्छा लगता है। और कुछ तो मांगा नहीं जा रहा आप लोगों से। इंसान का मनोबल बढ़ता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर आपके लिए ये वीडियो बना रहा है, वो अपेक्षा रहता है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता है कि यदि आपको अच्छा लगे तो आप जाकर टेक्स्ट करके उस चीज़ को बता दिए, नहीं आपका वीडियो अच्छा था, ठीक है। तो चलिए, आपकी भी बातें हैं, समय नहीं हो सकता है आपके पास। हम तो 20 मतलब 1.5-2 घंटे मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बाढ़ प्रबंधन का भी वक्त। ऐसे तमाम तरह के लोगों के बीच में डिबेट होता रहता है, या फिर जब मेंस का आप पेपर देंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो बाढ़ से रिलेटेड तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आप उस चीज़ के बारे में पढ़े नहीं हैं, फैक्ट और फिगर्स आपको नहीं पता है, तो आप इस तरह जवाब देंगे कि उससे जो है कि जो आपसे पूछने वाले लोग हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे। उसके बाद आपका आत्मबल कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। तो इसे लिखा है दोस्तों सुविज्ञा जैन ने। तो विभा जी की बातें आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था आप ज़रूर क्रेडिट दिया करिए जो लोग लिखें। और मैडम जी, अब मैं कभी कभार भूल जाऊं तो अलग बात है। मैं पहला जो मेरा जो उद्देश्य रहता है, आप लोगों का नाम ही होता है, क्योंकि आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ अपना विचार यहाँ पर लिखा होता है उसके लिए हम लोग सम्मान करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाढ़ प्रबंधन का भी वक्त। चलते हैं दोस्तों आगे। कहाँ चला गया? तो यहाँ पे देखिए लिखा है, देश इस समय दोहरी आपदा से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से हम पहले से ही जूझ रहे थे। इस बीच कोरोना महामारी ने भी कहर बरपा दिया। महामारी को फैलाने से रोकने के लिए देशव्यापी पूर्णबंदी जैसा कठोर और अपरिहार्य कदम उठाना पड़ा। इसका सीधा यह हुआ कि आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की हालत और ख़राब हो गई। एक के बाद एक बढ़ते संकट के इस दौर में हमें यह भी सोच कर चलना चाहिए कि अब कोई नई विपदा और ना आ जाए। मौसम के लिहाज से सोचें तो ऐसी ही एक संभावित आपदा है बाढ़। भले ही यह अंदेशा दूर की बात लगे, लेकिन इस बारे में सोचना इसलिए ज़रूरी है कि बाढ़ जैसा संकट कोरोना से निपटने के काम को और उलझा सकता है। तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करा दूं। एक चीज़ आपने बार बार देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बिहार पूरी तरह से बाढ़ से पीड़ित हो जाता है। कहीं जलाशय फूट जाता है, तो कहीं नहरें टूट जाती हैं, कहीं नदियों का पूरा एक सिरा कट जाता है, जिससे बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में आ जाती है, डूब जाती है। तमाम तरह के जो मवेशी हैं, किसानों की जो फसलें पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही कि आज नई बात है। ये समस्याएं दोस्तों कई साल से चल रही हैं, और राज्य सरकार भी ये बात जानती है, केंद्र सरकार भी जानती है। पर ये लोग बार बार मतलब कहते हैं राहत सामग्री बांटी जाएगी, टेंशन मत लो। अरे जो समस्याएं जहाँ से जन्म ले रही हैं, अगर एक बार मेहनत करके पैसा लगा कि यदि आप उस पर बांध बना दें, या फिर उस समस्या को सुनिश्चित करके उसका समाधान ढूंढें, तो इस तरह की दिक्कतें बार बार तो नहीं आएंगी। नहीं तो दोस्तों जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है,
यदि बाढ़ आ जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिहार के राज्य के जो लोग हैं, आप सोचिए वो बाढ़ से लड़ेंगे या फिर कोरोना जैसी बीमारी से लड़ेंगे। सॉरी, कोई आ गया था। बच्चे हैं, तंग करते रहते हैं। परिवार में हम भी हैं, जानते ही हैं। आइसोलेट होना पड़ा है, लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छा भी लगता है, पर छोटे बच्चे कभी बार डिस्टर्ब करते हैं, गेट खोलने लगते हैं। उसके बाद देखिए, पिछले कुछ साल से सामान्य बारिश के दिनों में ही जहाँ तहाँ बाढ़ की तबाही मचने लगी है। मसलन पिछले साल ही मौसम विभाग के सामान्य बारिश के अनुमान के बावजूद देश के 13 राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए थे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को घरों से भागकर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ी थी। सैकड़ों जानें गई थीं और हज़ारों करोड़ों का नुकसान हुआ था। पिछले साल तो जैसे तैसे हालात से निपट लिया गया, लेकिन इस बार हम पहले से कई विपदाओं से घिरे। ऐसे में अगर हर साल जैसी अफे दफे इस बार भी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुमान भी गौरतलब है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी 2-3 महीने पहले तक कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी की ज़रूरत बनी रहेगी। उधर बाढ़ के अंदेशे का समय भी करीब 2 महीने बाद आने को है। उस दौरान अगर बाढ़ की हालत बने और लोगों को घरों से निकाल कर कहीं एक साथ रखना पड़ा तो कोरोना से बचाव के लिए की जा रही सारी कवायद पर पानी फिर सकता है। अब ये बताइए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शासन प्रशासन को पहले ही पता है कि नहीं भैया बाढ़ आने वाली है। जब आपको ये बातें पता है बाढ़ आने वाली है और हर साल इसी समय इसी वक्त आती है, तो क्या आप उससे संबंधित कोई परियोजना योजना नहीं ला सकते हैं, या फिर उस समस्या से निपटान के लिए कोई ऐसा व्यवस्था लाएं जिससे बाढ़ ना आए? क्या ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों? इसलिए कोरोना के मद्देनज़र हमें अभी से बाढ़ प्रबंधन के काम पर लगने की ज़रूरत है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर 1 जून को दाखिल होता है और 15 जून तक पूरे देश में फैल जाता है। यानी हमारे पास कुछ करने के लिए बस 1-1.5 महीने का ही समय बचा है। कुछ साल से बाढ़ एक अस्थायी समस्या बन गई है देश में, जहाँ एक तरफ हर साल एक बड़ा भूभाग पानी की किल्लत यानी सूखे से जूझता है, वहीं हर साल कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। यह भी हैरत की बात है कि जहाँ बाढ़ आती है उन्हीं इलाकों में कुछ महीने बाद पानी की किल्लत हो जाती है। सोचिए, यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे विचार विमर्श करके जो स्थान पूरी तरह से सूखे ग्रस्त होते हैं वहाँ पर तमाम नदियों का जाल बिछाया जाए, वहाँ पे बांध बनाया जाए, पर नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, पहले वोट जीतेंगे। यदि आप कभी भी किसी सरकार की आलोचना करते हैं तो ये कभी मत किसी के सामने कहिएगा नहीं आप एंटी हैं। नहीं दोस्तों, समस्याएं सब में हैं, गलत सब है। कुछ लोग कम गलत हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं, बस यही फ़र्क है, और गलत तो सब हैं। यदि हम आपके सामने कोई बात विरोध के स्वर में रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़रूरत है, हमारी मांगें स्वीकार करिए। विरोध का मतलब ये नहीं होता कि हम देश के विरोध में हैं, देश के खिलाफ हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से मीडिया के द्वारा कभी कभार बताया जाता है कि इनकी मानसिकता देश विरोधी कार्यों में लग गई है, तो ये गलत है। एक ही साल में बाढ़ और सूखे की इस विसंगत स्थिति के लिए जल कुप्रबंधन से बेहतर और क्या शब्द हो सकता है। बहरहाल मौके पर याद करने की बात यह है कि कोरोना से बचाव में उलझे इस नाजुक वक्त में हम इस साल बाढ़ झेलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बाढ़ से बचाव की तैयारी को एक तरह से कोरोना के कहर से बचाव का ही काम समझा जाना चाहिए। यह वक्त बाढ़ प्रबंधन के काम को प्रबंधन प्रौद्योगिकी की नज़र से भी देखने का है। इस तथ्य को बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि देश में एक ही साल में बाढ़ और सूखे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बारिश के पानी को रोक कर नहीं रख पाते। कुछ दशक पहले तक यह संकट इतना बड़ा नहीं दिखता था। उस दौर में जब भला कर पानी बरसता था तब वह पानी नदियों को उफनाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता था। तब नदियों के पाट भी खूब चौड़े थे, लेकिन बढ़ती आबादी ने बसावट के लिए नदियों से सटकर बस्तियां बसा लीं। इधर बड़ी आबादी के लिए पानी की ज़रूरत भी बढ़ गई, लेकिन उस लिहाज से बारिश के पानी को गर्मियों के लिए सहेज कर रखने का प्रबंध उतना नहीं हुआ। मतलब जिन चीज़ों पे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिन परियोजनाओं को पहले संचालित करना चाहिए, उस परियोजना पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोस्तों, प्राकृतिक जो संपत्ति है, जो तमाम नदियां हैं
ये हमारे बहुत बड़े धरोहर हैं जो प्राकृतिक हैं, पेड़ पौधे बहुत बड़े धरोहर हैं। पहली प्राथमिकता हमें हमारी होनी चाहिए कि इनके बचाव, इनके संरक्षण के बारे में। यदि ये बचे और संरक्षित रहेंगे तो मानव जीवन भी बचा रहेगा। जल विज्ञान के विशेषज्ञ हर साल बताते हैं कि हमें अपनी बढ़ती ज़रूरत के मुताबिक जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। इसलिए काफ़ी बड़े इलाकों में पहले बाढ़ आती है और कुछ महीने बाद ही देश के ज़्यादातर हिस्से सूखे का भी सामना करते हैं। अखिल जल भंडारण क्षमता बढ़ाने में दिक्कत कहाँ है, इसे समझने के लिए देश में वर्षा जल उपलब्धता और जल भंडारण की वर्तमान स्थिति पर नज़र डालना ज़रूरी है। भारत को प्रवृत्ति से हर साल 4000 अरब घन मीटर पानी मिलता है, लेकिन हमारी जल भंडारण क्षमता सिर्फ 257.8 अरब घन मीटर है। यानी हम मानसून के 4 महीनों से मिले कुल पानी का सिर्फ 6.5% हिस्सा है ही अपने जलाशयों या दूसरी जल संरचनाओं में जमा करके रख पाते हैं। हमारे पास पर्याप्त जल उपलब्ध है, पर संकट पैसे का है। अगर बहस कराई जाए तो बात केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के जिक्र तक जाएगी और आखिर में निकल कर यही आएगा कि दिक्कत आर्थिक संसाधनों की ही है। तो इस लेख से जब आप बात करें ना, तो सरकार और राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उनकी नाकामियों को थोड़ा सा एक्सपोज करिएगा, बताइएगा क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं जानती है। अब सोचिए यहीं पे पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया गया कि 2 महीने बाद हम जो है बाढ़ से हमें निपटना है। तो दोस्तों तमाम कई राज्य हैं जहाँ पर सूखे उस समय हो जाते हैं, सूखा हो जाता है वहाँ पर, तब आप कुछ ऐसी व्यवस्था लाएँ, नहरों का निर्माण करें कि वो जो पानी है जहाँ पर एक समय में बहुत ज़्यादा संचय हो जाता, उस जल का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाए जो लोग जल से वंचित हैं। किसानों के लिए किया जाए, किसानों के लिए फसलों के लिए किया जाए, बिजली पैदा करने के लिए किया जाए। भले ही 2 ही महीना बिजली पैदा होगी ना, उसका भंडारण किया जाए। इन नदी जोड़ परियोजनाओं के तहत कई श्रृंखलाबद्ध बांध बनाने थे। हो सकता है कि पैसे की अड़चन अब तक वाजिब कारण रहा भी हो, लेकिन आज जब भारी मंदी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ताबड़तोड़ सरकारी खर्च बढ़ाना मजबूरी बन गया हो, तो एक बार ज़रूर सोचा जाना चाहिए कि जल प्रबंधन का काम प्राथमिकता पर रखने से कितना कुछ हासिल हो सकता है। एक बार यह बात फिर दोहरा लेनी चाहिए कि देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है। अगर बाढ़ आई तो वह पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा बड़ी चुनौतियां पेश करेंगी। यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बाढ़ नियंत्रण का काम इतना बड़ा है कि आने वाले 2 महीने में भी कम पड़ेंगे। ऐसे में बाढ़ की रोकथाम और उसके आने की स्थिति में राहत और बचाव के काम की तैयारी अभी से करने की दरकार है। एक और नुक्ते पर गौर करने की ज़रूरत है, वह यह कि केंद्रीय जल आयोग की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक मई के पहले हफ्ते तक पिछले साल के मुकाबले हमारे जलाशय 63% ज़्यादा भरे हुए हैं। और सिर्फ पिछले साल के मुकाबले ही नहीं, बल्कि पिछले 10 साल के औसत के हिसाब से भी ये जलाशय 1.5 गुना ज़्यादा भरे हुए हैं। यानी अपने जलाशयों में पहले से भरा पानी अगर महीने भर के भीतर खर्च न किया गया तो ऐन मौके पर बांधों को फ़ौरन खाली कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। बाढ़ की आशंका में इन बांधों में भरे पानी के प्रबंधन के काम पर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को अभी से लगा दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर शहरी इलाकों में जल निकासी को दुरुस्त करने के काम युद्ध स्तर पर शुरू करने की ज़रूरत है, वरना कोरोना काल में लोगों को पानी के भराव वाले इलाके से निकाल कर अगर राहत शिविरों में रखना पड़ा तो भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राहत कार्यों की विस्तृत कार्य योजना बनाने में भी अच्छा खासा समय लगता है, इसलिए यह काम भी अभी से करने की ज़रूरत है। महामारी के बीच आपदा प्रबंधकों और राहत कर्मियों को अलग से प्रशिक्षण देने की दरकार है। हमारे पास इन सारे कामों के लिए बस 2 महीने ही हैं। आपदा आने के पहले उसके प्रभाव को कम से कम रखने की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। आपदा प्रबंधन के नियम यही कहते हैं। तो जब आप इस पे डिस्कस करिएगा तो ज़रूर इस बात को रखिएगा कि कोरोना के समय यदि बाढ़ आई तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आपको पता है कि जिस तरह से कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश पर, हमारे पृथ्वी पर, तो अब क्या है कि जो नदियों में, बांधों में, जो जलाशयों में पहले की अपेक्षा जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई गुना ज़्यादा वहाँ पे पानी का भंडार है, तो ऐसे में यदि बारिश आती है तो बहुत भयानक बाढ़ आएगा। तो इन कार्यों में तमाम तरह के जो इंजीनियर हैं उनको लग जाना चाहिए कि जिस वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।